सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो कि आप लोगों का कुछ 50 प्रश्न उत्तर होगा और साथ में इसके साथ कॉन्सेप्ट और थ्योरी को भी आसानी से समझते जाएंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का आप लोगों का कुल 40 इंपॉर्टेंट वेरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट वेरी अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि उपभोग वस्तु क्या है। तो उपभोग वस्तु क्या किसे कहते हैं? जो वस्तु उपभोक्ता के द्वारा अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है उसी वस्तु क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तु। तो उपभोग वस्तु ये वस्तु है जिन्हें उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदा जाता है, यानी वही उपभोक्ता उस वस्तु को उपयोग करेगा, अंतिम उपभोक्ता, तो उसको क्या कहेंगे? उपभोग वस्तु है, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि अंतिम वस्तु क्या है। देखिए दो तरह की वस्तु होती है, एक अंतिम वस्तु है, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु है। तो अंतिम वस्तुएं उस वस्तु कहेंगे जो उत्पादन प्रक्रिया में उसको नहीं लगाया जाएगा, उस वस्तु का वही उपयोग करेगा, उसको कहेंगे अंतिम वस्तु। और मध्यवर्ती वस्तु उसको कहेंगे उसी वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में जिसका प्रयोग किया जाएगा उसको कहेंगे मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। तो अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु वे वस्तु है जिनका प्रयोग किसी अन्य उत्पादन प्रक्रिया में ना होकर अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अंतिम वस्तु, ठीक है। अब अगला जैसे कि 3 नंबर की मध्यवर्ती वस्तु क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है? अर्धनिर्मित वस्तुएं, मतलब जिनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है। अगला है 4 नंबर है कि स्टॉक क्या है। देखिए स्टॉक क्या है, और स्टॉक और प्रवाह दो तरह की चीज होती है। स्टॉक क्या है? स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर होती है, यानी निश्चित समय बिंदु पर, यानी उसी समय पर, जैसे अगर 5 बजे तो 5 बजे है, ठीक है, अगर 3 बजे तो 3 बजे है, ठीक, उसको कहेंगे स्टॉक। अब प्रवाह एक समय अवधि में यानी 2 से 3 बजे तक, सोमवार से लेकर मंगलवार तक, तो उसको कहेंगे प्रवाह, ठीक है। जैसे कि आप लोग ग्रामर में सीन्स और 4 में पढ़ चुके, उसी तरह का स्टॉक और प्रवाह होता है। स्टॉक निश्चित समय के लिए होता है और प्रवाह समय अवधि के लिए होता है, ठीक है। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु या किसी निश्चित समय से होता है। उदाहरण किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है। संपत्ति क्या है? स्टॉक, यानी किसी निश्चित समय पर, उसको कहेंगे स्टॉक। प्रवाह क्या है? जैसे कि अगला प्रश्न है कि प्रवाह क्या है? प्रवाह वह मात्रा जो एक समय अवधि में मापी जाती है। समय अवधि यानी इसमें डिफरेंस होता है, अगर 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन, जैसे किसी व्यक्ति की आय एक समय अवधि में मापी जाती है, तो ये क्या है? एक प्रवाह है, ठीक है। अगला है जैसे कि 6 नंबर क्या है कि विनियोग या निवेश क्या है। निवेश किसको कहेंगे? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को निवेश कहेंगे या विनियोग कहलाते हैं। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया विनियोग कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। देखिए एक सकल घरेलू उत्पाद होता है, एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे। जैसे सकल घरेलू उत्पाद, जैसे ये भारत का देश है, पूरा गोला क्या है? भारत का देश है। तो इस भारत देश के अंदर जितना भी देश के व्यक्ति है और जितना भी विदेश के व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति के द्वारा जिस भी वस्तु का निर्माण किया जाएगा, जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, चाहे देशवासी करे या विदेशी करे, उसको लेकिन घरेलू सीमा में देश के अंदर उसको कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये होगा सकल घरेलू उत्पाद। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय यानी देशवासी, राष्ट्रीय मतलब देश, ठीक है, राष्ट्र देश यानी देशवासी के द्वारा, ठीक है, देशवासी के द्वारा जो घरेलू सीमा यानी देश के अंदर या देश के बाहर किसी भी जगह पर, लेकिन देशवासी होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देशवासी के द्वारा कहीं भी जगह किसी भी वस्तु का उत्पादन कर उसके अंतिम मौद्रिक मूल्यों को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग से, जिसमें विदेशों से शुद्ध अर्जित आय भी सम्मिलित रहता है, ठीक है।
तो ये क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है यहाँ पर 9 नंबर क्या है कि मुद्रा। मुद्रा किसको कहेंगे, जो विनिमय माध्यम में प्रयोग किया जाता है, जो मूल्यों को मापता है, इसको क्या कहा जाता है, मुद्रा। मुद्रा वह वस्तु है जो कि विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम, मूल्य माप, मूल्य संचय और ऋणों के भुगतान के मान के रूप में सामान्यतः स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा निःशुल्क स्वीकार की जाती है, इसको क्या कहा जाता है, मुद्रा। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि मुद्रा की पूर्ति क्या है। तो मुद्रा की पूर्ति क्या है, मतलब एक तरह की स्टॉक करके अगर रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है, किसी समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का स्टॉक ही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है कि व्यापारिक बैंक क्या है। तो व्यापारिक बैंक किसको कहेंगे, व्यापारिक बैंक क्या होता है कि साधारण व्यापारिक बैंक ग्राहक को क्या देते हैं, लोन देते हैं, उधार देते हैं और ग्राहक से जमा स्वीकार भी करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है। व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमाएं स्वीकार करती है, ठीक है, यानी व्यापारिक बैंक ऋण भी देती है और जनता से जमाएं भी स्वीकार करती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक जमाएं क्या है। तो प्राथमिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जमाकर्ता द्वारा बैंकों में वास्तविक मुद्रा के रूप में अर्थात नकदी के रूप में जमा की जाती है, उसको कहा जाता है प्राथमिक जमाएं। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि व्युत्पन्न जमाएं क्या है। तो व्युत्पन्न जमा क्या है, व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नगद कोषों के आधार पर ही साख प्रदान करता है, साख यानी ऋण प्रदान करता है। व्युत्पन्न जमाओं को साख जमा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि नकद कोष अनुपात यानी CRR, केस रिजर्व रेशियो क्या है, ठीक है। तो नकद कोष अनुपात क्या होता है, जैसे कि बहुत समय ऐसे भी होता है कि बैंकों के पास पैसा घट जाती है, बैंकों के पास पैसा नहीं रहती है, कोई सारे बैंक दिवालिया हो जाती है, ठीक है, यानी डूबने की संभावना रहती है। तो RBI यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा एक नियम बनाया गया है कि CRR क्या होता है कि RBI के द्वारा एक नियम बनाया गया है कि वाणिज्यिक बैंक RBI के पास मतलब बैंकों के पास जितना मुद्रा है उसका कुछ प्रतिशत RBI के पास जमा रखेगा, कुछ प्रतिशत RBI के पास जमा रखेगा, उसको कहेंगे नकद कोष अनुपात यानी CRR। और उसी तरह का एक होता है SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात। तो वैधानिक तरलता अनुपात ही भी CRR की तरह ही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि CRR RBI के पास जमा करना पड़ता है और SLR क्या होता है कि बैंकों के पास ही वो जमा करके रखता है, ठीक है, ताकि वो जब बैंकों के पास पैसा घट जाए या दिवाली हो जाए उस समय उसको काम में आ जाए, ठीक है। तो ये होता है CRR और SLR, ठीक है। तो नगद कोष अनुपात यानी CRR क्या है, नगद कोष अनुपात कुल मांग जमा का वह प्रतिशत भाग है जो व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास नकद के रूप में रखना पड़ता है। और वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR क्या है, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात कुल जमा का वह भाग है जो व्यापारिक बैंकों को न्यूनतम अपने पास ही, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात अपने पास ही रखना पड़ता है, नगद रूप में रखना पड़ता है। वैधानिक तरलता अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित किया जाता है, लेकिन कितना मात्रा में अपने पास रखेगा ये RBI के द्वारा ही निश्चित किया जाता है, ठीक है, ये होता है SLR। अब देखेंगे अगला प्रश्न 16 नंबर क्या है कि ब्याज दर क्या है। तो ब्याज दर क्या होती है कि देखिए जिस दर पर व्यापारिक बैंक ग्राहक से ऋण देता है या जमा स्वीकार करती है उसको क्या कहते हैं, ब्याज दर। तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर वह दर है जिस पर देश के व्यापारिक बैंक यानी जो कि एक साधारण तरह के व्यापारिक बैंक क्या है, SBI है, PNB है, सेंट्रल बैंक है और ये सब इंडियन बैंक है, ये सब क्या है, व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्था अपने ग्राहक को ऋण प्रदान को तैयार होता है, ये सब, तो उसको क्या कहते हैं, ब्याज दर। उसी तरह का होता है बैंक दर। तो बैंक दर क्या होती है, ब्याज दर की तरह ही होती है, लेकिन बैंक दर में RBI यानी देश के केंद्रीय बैंक के पास जब व्यापारिक बैंक जो कि व्यापारिक बैंक यानी SBI हो गया, PNB हो गया, ये सब जब देश के केंद्रीय बैंक के पास उधार लेता है तो RBI के द्वारा भी तो कुछ दर लगाया जाता है। तो जब RBI के द्वारा दर लगाया जाता है तो उसको कहा जाता है बैंक दर, ठीक है। तो ब्याज दर और बैंक दर आप लोग समझ गए। तो बैंक दर क्या है, बैंक दर वह दर है जिस पर किस देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है, तो उसको क्या कहते हैं, बैंक दर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 98 की केंद्रीय बैंक क्या है। देश का केंद्रीय बैंक क्या है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक सर्वोच्च मौद्रिक संस्था होती है जो देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है। केंद्रीय बैंक ही देश की जितना भी व्यापारिक बैंक, सामान्य बैंक है, सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता एवं संचालक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 19 नंबर है कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। तो प्रभावपूर्ण मांग उसको कहते हैं जब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं
उसको क्या यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होती है तो उसको कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग। तो जिस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं 20 नंबर कि सामूहिक मांग क्या है। सामूहिक मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, मतलब जैसी भी सभी डिमांड को क्या कहेंगे, सामूहिक मांग। तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहते हैं। ठीक है, अगला आप देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है कि उपभोग क्या है। तो उपभोग क्या है, यह कुल आय एवं कुल उपभोग व्यय में संबंध व्यक्त करता है, अर्थात सी बराबर फंक्शनल ऑफ वाई। ठीक है, सी क्या है उपभोग, वाई क्या है आय। ठीक है, अब अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि उपभोग परिवर्ती क्या है। तो उपभोग परिवर्ती क्या है, किसको कहते हैं कि उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है आय के विभिन्न स्तर पर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उपभोग प्रवृत्ति। तो यह आय के विभिन्न स्तर पर उपभोग की विभिन्न मात्रा को प्रकट करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी इसको एपीसी भी कहा जाता है। एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति वह होती है जब कुल उपभोग से ठीक है, जब कुल उपभोग से कुल आय को डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहा जाता है एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को बताते हैं, अर्थात एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कुल उपभोग यानी टोटल कंज्यूम डिवाइड कुल आय यानी टोटल इनकम, सी डिवाइड वाई। ये क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 24 नंबर की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है यहाँ पर उपभोग में परिवर्तन यानी डेल्टा सी डिवाइड आय में परिवर्तन यानी डेल्टा वाई होता है। ठीक है, ये होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, अर्थात एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी डिवाइड आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। ये क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर बचत फलन क्या है। तो बचत फलन क्या है, ये बचत तथा आय के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, बचत तथा आय के संबंध को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। ठीक है, ये है बचत फलन। जैसे कि यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति देखिए, उसी तरह यहाँ पर बचत प्रवृत्ति को भी देखेंगे सीमांत और औसत में। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या होता है, बचत में परिवर्तन यानी डेल्टा एस डिवाइड आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। ठीक है, ये होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी डेल्टा एस डिवाइड डेल्टा वाई। ठीक है, ये होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, उसी तरह का अगर देखेंगे औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो औसत बचत प्रवृत्ति होता है बचत डिवाइड कुल बचत डिवाइड कुल आय। ठीक है, यानी एस बटा वाई, उसको कहेंगे औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 में क्या है कि निवेश। देखिए, निवेश को कहा जाता है विनियोग। तो विनियोग क्या होता है, निवेश क्यों करते हैं, पूंजी निर्माण के लिए। तो पूंजी निर्माण को ही निवेश कहा जाता है। तो निवेश क्या है, निवेश से अभिक्रय उस खर्च से जिसके द्वारा पूंजीगत पड़ता, जैसे कि मशीन हो गया, औजार हो गया, निर्माण है तो कच्चा माल आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, निवेश। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि निवेश फलन क्या है, यह आय या रोजगार के विभिन्न स्तरों पर निवेश के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं, निवेश फलन। ठीक है, अगला है यहाँ पर 29 नंबर, प्रेरित निवेश क्या है। ठीक है, दो तरह के निवेश होते हैं, एक प्रेरित निवेश और एक होती है स्वार्थ निवेश। प्रेरित निवेश इसलिए किया जाता है लोगों के द्वारा ताकि उससे लाभ की प्राप्ति हो। ठीक है, लाभ प्राप्ति के लिए लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं प्रेरित निवेश। और स्वार्थ निवेश जो सरकार के द्वारा किया जाता है, स्वार्थ निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये देखिए सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, यानी कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको किया जाता है स्वार्थ निवेश। तो प्रेरित निवेश क्या है, प्रेरित निवेश अर्थव्यवस्था में आय एवं लाभ की मात्रा पर निर्भर करती है, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया यहाँ पर किया हुआ। ठीक है, किया गया निवेश प्रेरित निवेश कहलाता है, यह है प्रेरित निवेश। अगला है 30 नंबर की स्वार्थ निवेश क्या है, यह निवेश आय और रोजगार के स्तर से स्वतंत्र होता है, ऐसा निवेश सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण का भी भावना से किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर की पूर्ण रोजगार क्या है। पूर्ण रोजगार यानी सभी लोगों को काम मिले, यानी सभी लोगों को काम मिले, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण रोजगार। एक ऐसा स्थिति जिसमें उन सभी लोगों को जो काम करने की योग्य तथा प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छुक हो उन्हें काम मिल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण रोजगार। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 32 नंबर की निवेश गुणक क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो निवेश गुणक निवेश में परिवर्तन डिवाइड
आय में परिवर्तन, ठीक है, आय में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं, निवेश गुणक। निवेश गुणक निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, अर्थात निवेश गुणक को कैसे दर्शाया जाता है, निवेश में परिवर्तन यानी डेल्टा, निवेश में परिवर्तन यानी डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा आई यानी आय में परिवर्तन, ये होता है निवेश गुणक। अब अगला देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर की न्यून मांग क्या है। तो न्यून मांग किसको कहेंगे, देखिए मांग कम होगा, जब मांग कम होगा और पूर्ति ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, न्यून मांग। और जब मांग ज़्यादा होगा और पूर्ति कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, अतिरिक्त मांग, ठीक है। तो न्यून मांग क्या है, न्यून मांग तब होती है जब कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल पूर्ति से कम होती है, मांग कम होती है पूर्ति से, उसको क्या कहते हैं, न्यून मांग। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि अस्फीतिक अंतराल या न्यून मांग की माप क्या है। तो देखिए पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक मांग से वास्तविक सामूहिक मांग जितनी कम होती है उसे अस्फीतिक अंतराल कहते हैं, ठीक है, यह है अस्फीतिक अंतराल। अगला जैसे कि अतिरिक्त या अत्यधिक मांग क्या है, जैसे कि अभी समझे अत्यधिक मांग यानी मांग ज़्यादा होगा पूर्ति कम होगा। अत्यधिक मांग तब उत्पन्न होती है जब कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल पूर्ति से अधिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 36 नंबर की स्फीतिक अंतराल या मांग के अतिरिक्त की माप क्या है। तो स्फीतिक अंतराल पूर्ण रोजगार का आगे की सामूहिक मांग में पूर्ण रोजगार वाले सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न क्या है कि राजकोषीय नीति क्या है, ठीक है। राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी क्यों लाया जाता है, देश की मतलब सार्वजनिक ऋण से संबंधित, ठीक है, बजट नीति लाया जाता है, जैसे कि राजस्व घटा ना हो, लोगों के पास पैसा की कमी ना हो, मांग कम ना हो, इसलिए राजकोषीय नीति लाया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय, ठीक है, यानी सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, यानी जो सब्सिडी दी जाती है, सहायता दी जाती है, कराधान, वो सार्वजनिक ऋण से संबंधित सरकारी उपायों को ही राजकोषीय उपाय कहा जाता है, ठीक है। और इनसे संबंधित नीति को राजकोषीय नीति अथवा बजट नीति कहा जाता है, ठीक है, ये हुआ राजकोषीय नीति। अगला है 38 नंबर की मौद्रिक नीति क्या है, वह नीति जिसमें मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की लागत, ये केवल मुद्रा से संबंधित होगा, ठीक है। साख की उपलब्धि एवं उसकी लागत पर नियंत्रण रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति, ठीक है, ये हुआ मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि बजट क्या है। तो बजट क्या है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा जो अनुमानित आय तथा व्यय होता है उसका लेखा जोखा को ही बजट कहा जाता है। तो बजट क्या है, बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, बजट। अगला प्रश्न 40 नंबर है कि कर यानी टैक्स क्या है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यानी परिवार के द्वारा दिया जाता है, फर्मों के द्वारा या कोई संस्थागत से दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती, इसको क्या कहा जाता है, टैक्स, कर। अगला प्रश्न है 41 नंबर की प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्या है। तो प्रत्यक्ष कर देखिए एक तरह की ऐसी कर होती है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है, उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर को हस्तांतरित कर सकते हैं, जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वह व्यक्ति ना देकर वो किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। किस तरह का, जैसे कि एक उत्पादक है, कोई विक्रेता है या कोई दुकानदार है, तो कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है, तो किसी वस्तु को बेच रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगा दे तो दुकानदार उस वस्तु को बेच रहा है, तो वो वस्तु कौन खरीदेगा, खरीदार, ग्राहक खरीदेगा। तो ग्राहक खरीदेगा तो टैक्स का ट्रांसफर हो गया, हस्तांतरण हो गया, यानी दुकानदार से ग्राहक की ओर हस्तांतरित हो गया, तो इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष कर यानी कर का हस्तांतरण। लेकिन प्रत्यक्ष कर में कर का हस्तांतरण नहीं होता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को चुकाना होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे उसका भार स्वयं ही उठाना पड़ता है और उसे किसी दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है 42 नंबर के अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो दो वस्तुओं, जो प्रत्यक्ष वे वस्तु है जो वे वस्तु यहाँ पर वे होगा, ठीक है, वे वस्तु तो सेवा पर लगाया जाता है। आराम में ये उत्पादक या व्यापार द्वारा चुकाया जाता है, किंतु इसका अंतिम भार को कर वाली वस्तु की कीमत में वृद्धि करके वस्तु के अंतिम क्रेता यानी जो क्रेता उस वस्तु को खरीदेगा टाल दिया जाता है, जैसे कि बिक्री कर, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न 43 नंबर है कि संतुलित बजट क्या है। संतुलित बजट किसको कहेंगे, जब कुल व्यय और कुल आय बराबर होगा, जब व्यय बराबर आय होगा तो उसको कहेंगे संतुलित बजट। और जब घाटे का बजट कब कहेंगे, जब व्यय होगा अधिक होगा यानी खर्च अधिक होगा आय की तुलना में, तो उसको कहेंगे घाटे का बजट। अधिशेष बजट या अधिक बजट कब कहेंगे, जब आय अधिक होगी और व्यय कम होगी, उसको कहेंगे अधिशेष बजट। तो संतुलित बजट क्या है, जब कुल व्यय और कुल
आय आपस में बराबर होती है तो संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है, अगला जैसे कि यहाँ पर है 44, जैसे कि समझिए कि घाटे का बजट क्या है, जब कुल व्यय कुल आय से अधिक होती है तो घाटे का बजट प्राप्त होती है। अगला प्रश्न 45 है कि अधिशेष बजट क्या है, जब कुल आय कुल व्यय से अधिक होती है तो अधिशेष बजट प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 है कि वस्तु विनिमय क्या है, तो वस्तु विनिमय क्या है, वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे दो व्यक्ति है तो एक व्यक्ति इसको कुछ वस्तु देंगे, दूसरा व्यक्ति इसके बदले में कुछ वस्तु इसको देंगे, तो वस्तुओं का आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय। जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु के लेना या देना होता है तो वो वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 47 है कि विदेशी विनिमय दर क्या है, तो विदेशी विनिमय दर क्या है, जैसे विदेशी विनिमय दर में एक देश की मुद्रा का दूसरे देश के साथ मुद्रा में का विनिमय किया जाता है। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है विदेशी विनिमय दर। अगला प्रश्न यहाँ पर 48 है कि व्यापार संतुलन या व्यापार शेष किसको कहेंगे। ठीक है, ट्रेड ऑफ पेमेंट। ठीक है, किसी देश के कुल दृश्य यानी जो वस्तु हम लोग देख सकते हैं, दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, दृश्य निर्यात यानी निर्यात माइनस आयात का जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है व्यापार संतुलन। ठीक है, अगला प्रश्न 49 है कि भुगतान संतुलन का या भुगतान संतुलन या होगा। ठीक है, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष क्या है, भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित समय अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियां वो भुगतान का विवरण होता है, इसको क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष। अगला प्रश्न है कि 40 नंबर, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, इसका पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें बड़े बड़े आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, मतलब संपूर्ण आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय, ये क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का मैक्रो एवं माइक्रो इकोनॉमिक्स का अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर हो गया। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग 40 अति लघुत्तर प्रश्न किए थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें 50 अति लघुत्तर प्रश्न किए। कुल मिलाकर हम लोग 90 अति लघुत्तर प्रश्न उत्तर किए। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।